is center of mass and center of gravity. टॉर्क के बाद या इस यूनिट में ये सेंटर ऑफ मास लाने का क्या रीज़न है? मास का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। टॉर्क को यूज़ करते हुए हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ है? जैसे इसके वर्ड से पता चल रहा है, मास का सेंटर, कोई भी बॉडी है तो उसका मास होगा, और अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि उस मास का सेंटर किस पॉइंट पे है तो हम सेंटर ऑफ मास उसको कहेंगे। जो बॉडीज़ जिनका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे अगर ये एक रॉड है, लेट्स इसके साइड पे ये दो बॉल्स नहीं लगी हुई, ये सिंपल एक रॉड हो और इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी साइड से इसका मास ज़्यादा ना हो, मटेरियल ज़्यादा ना हो एक साइड पे, तो इसका सेंटर मास का इस रॉड के सेंटर में आएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास ये एक स्फेयर है, सिर्फ एक स्फेयर है और इसके साथ कोई भी चीज़ अटैच नहीं है, तो इसका अगर हम सेंटर फाइंड आउट करना चाहें और इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे नहीं है किसी एक साइड से बॉल हैवी हो, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, जो बिल्कुल इसके सेंटर एक्सिस से पास कर रहा होगा, वो इस स्फेयर का सेंटर ऑफ मास होगा। जो बॉडीज़ रेगुलर शेप की होती हैं, जैसे ये यूनिफॉर्म रॉड है, सर्कल है, स्फीयर है, क्यूब है, प्रिज्म है, इस टाइप के जो शेप्स हैं, जो रेगुलर शेप्स हैं, और अगर इनका मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इनका सेंटर ऑफ मास इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे ये आपके सामने एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसके लेफ़्ट साइड पे एक मास ए अटैच है और राइट साइड पे दूसरा मास बी अटैच है, ये दोनों मासेस इक्वल नहीं हैं। बी मास जो हमें नज़र आ रहा है ये ए से ग्रेटर है। अगर हम इस पूरी बॉडी को, इन तीन मासेस को एक ही बॉडी कंसीडर कर लें, कि ये तीन बॉडीज़ मिला के एक बॉडी बनी हुई है, यानी कि एक रॉड है और उसके एंड्स पे दो मासेस अटैच हैं, ये एक बॉडी है, और हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना चाहें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सेंटर पे नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? जिस साइड पे मास हैवी, जिस साइड से बॉडी हैवी होगी उस साइड पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। जैसे बॉडी बी इस टाइम पे हैवियर है तो इस होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस सेंटर से बॉडी बी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जैसे ये ओ पॉइंट एक लाइन के ऊपर शो किया गया, इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर कहीं होगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम मूव्स। बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव कर जाता है इफ़ इट्स इंटायर मास इज़ कन्फाइंड एट दैट पॉइंट। अगर उसका सारे का सारा मास उस पॉइंट की तरफ कन्फाइंड हो, उस पॉइंट की तरफ ज़्यादा हो। जैसे इस केस में बॉडी बी की साइड पे मास ज़्यादा था, इसलिए सेंटर ऑफ मास यहाँ से मूव करके बॉडी बी की तरफ आ गया। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे? इस पॉइंट के ऊपर, जिसको भी हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास है, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। लेट्स मैं इस मास के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट करता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में इसी पॉइंट के ऊपर, तो ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। अगर इस पॉइंट के अलावा किसी और जगह पे मैं फोर्स अप्लाई करूं, यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई करूं अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी साइड पे, लेट्स अपवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई करता हूँ, तो ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में ही सिर्फ मूव नहीं करेगी बल्कि इसके साथ साथ ही रोटेट भी करेगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास, इसका जो मास है वो एक साइड पे हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे अगर कोई फोर्स अप्लाई की जाए तो वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में विदाउट एनी रोटेशन मूव करना स्टार्ट कर दे, दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास। यही दो मैसेज, यानी कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है कि कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। दो मैसेज लें ए एंड बी और उसको एक रिजिड रॉड के साथ कनेक्ट कर दें। कनेक्शन के बाद हमने सपोज किया है लेट ओ इज़ अ पॉइंट एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी सच दैट फोर्स एफ इज़ अप्लाइड एट पॉइंट ओ
कि कोई भी एक पॉइंट ओ था इन दो मैसेज के बीच में किसी भी जगह पे, जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, अगर ये बॉडी मूव करना शुरू कर दे विदाउट रोटेशन, तो ये पॉइंट ओ इस होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे इस फिगर में पॉइंट ओ पे राइट साइड पे एक फोर्स एफ अप्लाई की जा रही है, तो ये बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। पहले इस पोजीशन पे थी, कुछ देर बाद ये इधर पहुंच आई है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे पहुंच आई है। तो ये फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई की जा रही है, इसलिए ये इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती जा रही है राइट साइड पे। अगर हम इस पॉइंट को छोड़ के किसी और जगह पे फोर्स अप्लाई करें, लेट हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस ओ पॉइंट से ऊपर अपने लाइटर मास की तरफ, यहाँ से पकड़ के हम इस बॉडी को आगे अगर लेके जाना चाहें, इस पे फोर्स एक्सर्ट करें, तो ये बॉडी क्या करेगी, आगे तो जाएगी लेकिन उसके साथ साथ ये रोटेट भी करेगी। जैसे यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने के साथ ये थोड़ी सी रोटेट भी कर गई है, ये स्ट्रेट नहीं रही, मूव भी करेगी एज वेल एज रोटेट भी करेगी। उसी तरह हमने अगर फोर्स अप्लाई करते रहे उस बॉडी के ऊपर, तो वो रोटेट भी करती जाएगी और मूव भी करेगी। अगर हम हैवियर बॉडी की तरफ फोर्स अप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पे अप्लाई की जा रही है, तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी बॉडी मूव करने के साथ साथ रोटेट करेगी। सो देयर विल बी ओनली वन पॉइंट इन द होल बॉडी, इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन दैट पॉइंट, the body will move in the direction of the applied force without any rotation. That single point will be called as the center of mass of the body. Center of mass of a system is such a point, center of mass एक ऐसा point है किसी भी system का, where an applied force causes the system to move without rotation. जिस पे force apply अगर की जाए तो वो system को मूव करा देता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स विदाउट रोटेशन। ये हमारी मेन कंडीशन है फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास। इस मेथड के थ्रू हम किसी भी शेप की बॉडी का और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास भी हो, तब भी हम उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। यानी कि अगर हमें इसका पता नहीं है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करना शुरू कर दें। पहले इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करें, अगर ये रोटेट कर रही है तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास नहीं है, थोड़ा सा नीचे अप्लाई करें, स्टिल अगर ये रोटेट कर रही है इट मीन्स इट्स नॉट सेंटर ऑफ मास। अगेन आप पॉइंट अपने चेंज करते जाएं और फोर्स अप्लाई करते रहें। एट लास्ट हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा कि जिस पे फोर्स अप्लाई करने से बॉडी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करेगी, मूव करेगी विदाउट एनी रोटेशन। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर है जहाँ पे सारे का सारा मास एक्ट कर रहा होता है, हम उस पॉइंट के ऊपर बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की जो टर्म है हम वेट के लिए भी यूज़ करते हैं। जहाँ पर वेट का वर्ड आ रहा हो वहाँ पे डायरेक्ट हमारे जहन में ग्रेविटी का वर्ड आता है कि वेट क्या चीज़ है, जिस फोर्स से कोई भी किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो उसका वेट होता है। तो अर्थ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा होगा। अभी हमने डिस्कस किया मास को और नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है वेट की। मास और वेट में डिफरेंस हम लास्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं कि मास टोटल क्वांटिटी है मैटर की जो बॉडी के अंदर होती है, जबकि वेट जो है वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर तो बॉडी हमारे पास किसी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप की है, जैसे स्फेयर है, रॉड है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इस टाइप के जो शेप्स हैं, और अगर इसके साथ साथ इनका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप है, जैसे आपके सामने एक शेप शो की गई है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, हम इसको थ्रू ज्योमेट्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको हम अभी एक मेथड डिस्कस करेंगे कि अगर इर्रेगुलर शेप हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट किया जा सकेगा। कोई भी बॉडी है वो स्मॉल पार्टिकल से मिल के बनती है,
छोटे छोटे पार्टिकल्स मिला के एक बड़ी बॉडी बन जाती है। उसमें से हर पार्टिकल का अपना एक मैस होगा। जैसे ये कुछ पार्टिकल्स शो किए गए, अगर हम एज्यूम करें ये एक एक पार्टिकल है, तो इसमें से हर एक पार्टिकल का मैस है और उसका अपना वेट भी है। वेट के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो इसमें से हर पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। जितने भी ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनमें से हर पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो वेट के बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि वेट इज़ अ फोर्स। अगर ये तमाम फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, और अगर हम इनकी एक नेट फोर्स फाइंड आउट करना चाहें, नेट फोर्स क्या है? जो कंबाइन इफेक्ट शो करे तमाम फोर्सेस का। तो इन तमाम पार्टिकल्स का जो वेट है उसकी नेट फोर्स फाइंड आउट करें, तो वो उस लेट्स ये एक रेड कलर से एक नेट फोर्स हमारे पास आई है जो वेट की फॉर्म में है, ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। लेकिन इसका कंबाइंड इफेक्ट इन तमाम फोर्सेस का कहाँ पे आएगा? जो जिस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड इस बॉडी का, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। क्योंकि ये फोर्स वेट है, तो इन तमाम पार्टिकल्स के वेट को हम सम कर दें और उनकी तमाम की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसके रिजल्ट की वजह से जो हमारे पास एक नेट फोर्स आएगी जिस पॉइंट के ऊपर ये एक्ट करेगी, that would be the center of gravity of this body. The point where the whole weight of the body appears to act. ऐसा पॉइंट जिस पे बॉडी का होल वेट एक्ट करे। वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, लेकिन फिर भी साथ में ये एक्सप्लेन कर दिया गया कि उस पॉइंट पे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। सेंटर ऑफ मैस में हमने मैस को डिस्कस किया है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम वेट को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने फाइंड आउट कैसे करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दो हमारे पास कैटेगरीज हैं। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे ये एक स्क्वायर है, ये अपने एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगाएं तो इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे बॉडी की शेप सेम है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस की लाइन इसके सेंटर से पास करें तो इस लाइन के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे बॉडी सेम है, तो ये बॉडी सिमेट्रिक है अबाउट बोथ एक्सिस। इसी तरह ये बॉडी भी सर्कल सिमेट्रिक है। जितने भी ये शेप्स यहाँ पे दी हुई हैं ये सिमेट्रिक हैं। अगर कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम थ्रू ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का सेंटर कहाँ पे होता है, ये हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है। सेंटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम इसके डायगोनल्स को मीट करें तो जिस पॉइंट पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर ऑफ स्क्वायर होगा। ऐसे ही यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसके मिड से इसका एक्सिस पास कर रहा है, तो उसके एक्सिस के ऊपर जो मिडल पॉइंट होगा वो इस यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर इस सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स हम ड्रॉ करें, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये एक ट्राइंगल है, ज्योमेट्री के थ्रू इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम इसके मीडियंस ड्रॉ करें। मीडियन क्या चीज़ है कि हम एज से, किसी भी एज से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, वो इस ट्राइंगल के मीडियंस हैं। तो एक ट्राइंगल के 3 मीडियंस होंगे, जिस पॉइंट पे वो मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे वो उस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो हमारे पास जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना इजी है। वी कैन फाइंड आउट देम थ्रू ज्योमेट्री। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? वेयर इट बैलेंस्ड, जहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड ये बैलेंस हो जाए वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और वो बैलेंस पॉइंट क्या है? दिस बैलेंस पॉइंट इज इट्स मिडल पॉइंट जी, जो इसका मिडल पॉइंट जी यहाँ पे शो किया गया। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या? इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स को हम जहाँ पे हमारे डायगोनल्स मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शीट।
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज अ सेंटर एज इट्स शोन। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, जहाँ पे इस सर्कल का सेंटर होगा। सिमिलरली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये एक स्फीयर है, पहले हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क आप ले लें या फिर सेंटर ऑफ स्फीयर लें, या हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सर्कल का सेंटर या फिर स्फीयर का सेंटर। ट्रायंगुलर शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस, मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ये एक रिंग है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इज द सेंटर ऑफ रिंग। तो सर्कुलर शेप जो भी हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में है। एंड व्हाट्स एल्स, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड और हॉलो सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, अगर ये सॉलिड है या हॉलो है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा मिडल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस क्या है, जिसके अबाउट ये हमारा सिलेंडर जो है रोटेट कर सकता है। इस एक्सिस के सेंटर पे एक पॉइंट लगाएं, दिस विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सॉलिड और हॉलो सिलेंडर। ये तो हमारी डिस्कशन थी कि अगर बॉडी सिमेट्रिक शेप की है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम थ्रू ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बॉडी या ऑब्जेक्ट इर्रेगुलर शेप का है, उसकी शेप को हम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे हमने एक शेप देखी थी, इसकी शेप को हम ये नहीं कह सकते स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, कोई भी इर्रेगुलर शेप है। ऐसे ही हमारे पास एक ये कार्डबोर्ड है, इसकी कोई भी इर्रेगुलर शेप है, हमारे डिफ़िकल्ट है कि हम इस शेप को डिफ़ाइन करें। ऐसे कोई भी इर्रेगुलर शेप हो तो हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेंटर ऑफ मास तो फाइंड आउट कर सकेंगे कि इस बॉडी पे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते जाएं, जिस पॉइंट पे बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करना शुरू कर दे दैट विल बी सेंटर ऑफ मास। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरीके से दोनों का मेथड सेम नहीं होगा। जो इर्रेगुलर शेप होंगी उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए वी यूज़ अ प्लम लाइन। प्लम लाइन क्या चीज़ है? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब, lead or brass, usually made of lead or brass, supported by a string. When the bob is suspended freely by the string, it rests along the vertical direction due to its weight acting vertically downward. Plumb line एक यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई गई है, एक मेटल की बॉब है जो किसी भी एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हुई भी होती है। अगर हम इस स्ट्रिंग को, इस प्लम लाइन को किसी भी पॉइंट के साथ हैंग कर दें तो इस बॉडी का, इस प्लम लाइन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट के नीचे किसी भी जगह पे होगा या इस लाइन के अगेंस्ट किसी भी जगह पर आ रहा होगा। ये प्लम लाइन अगर हम अपने डेली यूज़ में देखें तो हमारे जो मिस्त्री मज़दूर होते हैं जो दीवार बना रहे होते हैं, अक्सर आपने उनको देखा होगा कि दीवार का लेवल सीधा रखने के लिए कि दीवार हमारी स्ट्रेट बनती जाए, टेढ़ी ना हो, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं, इसको प्लम लाइन कहते हैं। तो इसी प्लम लाइन को यूज़ करते हुए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रीज़न क्या है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें इट्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इस लाइन के नीचे इसको जहाँ भी हम हैंग कर देंगे तो इसी लाइन के पे या इस लाइन के नीचे किसी भी जगह पे बॉडी का वेट आ रहा होगा, तो हम इजीली इस प्लम लाइन को यूज़ करते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड क्या है कि जिस भी इर्रेगुलर शेप का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, जैसे ये एक इर्रेगुलर शेप है, इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसके एजेस के करीब या कोई भी आप किसी भी जगह पे इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स मार्क कर लें। यहाँ पर ABC 3 पॉइंट्स मार्क किए गए और उसमें होल कर लें और 1 बाय 1 होल को दीवार के साथ एक कील लगा लें और उसके साथ हैंग करते जाएं और उसी नेल के ऊपर आप प्लम लाइन भी हैंग करें। पहले आपने दीवार में एक नेल लगाया, एक कील लगा दिया, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया पॉइंट A के साथ कि उस पॉइंट A पे ये कार्डबोर्ड इजीली रोटेट कर सके, ऐसा ना हो कि कार्डबोर्ड इसके साथ फिक्स हो जाए। अब जिस टाइम पे
कार्डबोर्ड रेस्ट कंडीशन पे आ जाएगा, आपने प्लम लाइन हैंग करनी है, इसके साथ सस्पेंड करनी है। जब प्लम लाइन भी रेस्ट कंडीशन पे आ जाए तो आपने एक लाइन लगा देनी है इसकी स्ट्रिंग के साथ इस कार्डबोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्या करना है, अब इस कार्डबोर्ड को दोबारा उतारेंगे, पॉइंट बी से इसको हैंग कर दें। जिस टाइम पे इसकी रोटेशन ख़त्म हो जाए, ये रेस्ट कंडीशन पे आ जाए, प्लम लाइन से अगेन उस पॉइंट बी के ऊपर एक लाइन लगा दें। जैसे अभी यहाँ पे पॉइंट ए के साथ हैंग हुआ है, तो इस ए पॉइंट के नीचे जो लाइन आ रही है स्ट्रिंग के साथ साथ हमने डॉटेड लाइन लगा दी। ऐसे ही पॉइंट बी पे हैंग करने के बाद जो डॉटेड लाइन आई है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। पॉइंट सी पे हैंग करने के बाद जो लाइन हमने लगाई है बाय प्लम लाइन, वो हमें ये शो हो रही है। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये तमाम लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, दैट वुड बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट इर्रेगुलर शेप बॉडी। तो इस टाइम पे इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे एरो से शो किया गया और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल जी से। और चेकिंग लाइन का मतलब ये है कि जो प्लम लाइन के साथ उसकी स्ट्रिंग थी उसके साथ जो हमने लाइन लगाई है, इसके थ्रू हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट कर लिया। ये एक वेबसाइट पे एक इंटरेक्टिव सिमुलेशन अवेलेबल है कि जिसमें हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इजीली समझ सकते हैं। हमारे पास कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, इस एक बिग ब्लॉक में स्मॉल ब्लॉक्स हैं। अगर मैं इसमें ये जो ब्लू कलर से मैं लाइंस लगा रहा हूँ, ये कुछ मैसेज में इस ब्लॉक के ऊपर रख रहा हूँ, तो ये ब्लू कलर का जो सर्कल है ये इस टाइम पे सेंटर ऑफ मास को शो कर रहा है। अभी आप ये सपोज करें कि हमारा इतना सा ही मास है इस पूरे बोर्ड के ऊपर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ये इस जगह पर है। इसी तरह अगर मैं ये और मास अटैच कर दूँ, तो इस साइड पे जो ब्लू बॉक्स जिस साइड पे ज़्यादा हैं उस साइड पे ये पॉइंट है, इस साइड पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ब्लू बॉक्सेस कम हैं। तो जिस साइड पे बॉडी का मास ज़्यादा हो, सेंटर ऑफ मास उस साइड पे मूव कर जाता है। अभी मैं इस साइड पे बॉडी का मास ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये सेंटर ऑफ मास किस साइड पे मूव कर रहे हैं, जिस साइड पे वेट ज़्यादा होता जा रहा है, मास ज़्यादा होता जा रहा है। यही हमने फर्स्ट लाइन अभी पढ़ी थी। तो सेंटर ऑफ मास मूव्स विद द बॉडी, सेंटर ऑफ मास मूव्स विद द बॉडी if its mass is confined to that point। अगर बॉडी का मास किसी एक पॉइंट की तरफ कन्फाइंड हो जाए तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव कर जाता है, यहाँ से मूव करता करता यहाँ पे पहुँचा है, क्योंकि इधर इस साइड पे इसका वेट ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं मज़ीद इस साइड पे वेट ज़्यादा कर देता हूँ तो बॉडी का आप सेंटर ऑफ मास देख सकते हैं कि वो उस साइड के ऊपर आता जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस पिन पॉइंट से इस बॉडी को हैंग कर दूं, तो उस टाइम पे आप ऑब्ज़र्व कर सकेंगे कि जिस साइड पे मास ज़्यादा है उस साइड पे इस बॉडी में रोटेशन आएगी। लेट्स वेट। अगर हम इसी पॉइंट के अलोंग एक लाइन से इस बॉडी को अगर हैंग कर दें तो आप देख सकते हैं जिस साइड पे बॉडी का मास ज़्यादा है उस साइड पे बॉडी रोटेट कर गई है। तो इस एक सिंपल सी सिमुलेशन से हम इजीली देख सकते हैं कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है उस साइड पे जिस साइड पे बॉडी का इंटायर मास कन्फाइंड हो। जिस साइड पे मास ज़्यादा हो उस साइड पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा।